नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो या फिर सीरियसली इन्वेस्ट करते हो और आप हर नए ओएफएस को अप्लाई करते हो, लेकिन अप्लाई करने के समय आप कंफ्यूजन में रहते हो कि मुझे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, उस वजह से आप उस ओएफएस को अप्लाई कर नहीं पाते हो। लेकिन किसी भी ओएफएस में अप्लाई करने के पहले आपको ओएफएस को एनालाइज करना आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले कि ओएफएस को किस तरह से एनालाइज किया जाता है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं सबसे मेन पार्ट पर। वो पार्ट है ओएफएस, यानी ओएफएस को किस तरह से एनालाइज किया जाता है। यहाँ से वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होता है। अगर आप किसी भी कंपनी का ओएफएस अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले उस ओएफएस में देखिए कि सेलर कौन है। अगर उस कंपनी का प्रमोटर सेलर है या फिर प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर है या फिर उस कंपनी में जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है यानी गवर्नमेंट सेलर है, ये आपको चेक करना होगा। अगर आपको पता चलता है कि प्रमोटर सेलिंग कर रहा है तो देखिए, अगर प्रमोटर स्मॉल परसेंटेज में अपना स्टेक सेल कर रहा है तो ओके, लेकिन कंपनी का जो मालक है वही लार्ज स्टेक ओएफएस के जरिए बेच रहा है तो ये एक नेगेटिव साइन होता है, यानी रेड फ्लैग होता है। अगर कंपनी के जो इन्वेस्टर है यानी प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर वो अगर सेलिंग कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट साइकिल का पार्ट होता है, यूजुअली नेगेटिव नहीं होता है। सेलर का इंटेंशन समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, वोडाफोन आइडिया ने भी ओएफएस लाया था, यानी देखिए ये वोडाफोन आइडिया में ना सरकार की सबसे ज्यादा यानी 33% की हिस्सेदारी है। तो उसने है ना ओएफएस के जरिए अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची थी। उसके बाद चेक कीजिए ओएफएस के जरिए स्टेक का साइज कितना है, यानी ओएफएस के जरिए चेक कीजिए ओएफएस में कितना परसेंटेज स्टेक सेल हो रहा है। उसके बाद देखिए कंपनी का जो मालक है यानी प्रमोटर ओएफएस के जरिए स्टेक सेल कर रहा है तो उसके पास प्रमोटर की होल्डिंग कितनी बच रही है। एग्जाम्पल के तौर पर ओएफएस के पहले प्रमोटर के पास कंपनी की होल्डिंग थी 65%, लेकिन ओएफएस के जरिए उसने स्टेक बेचा और उसके बाद कंपनी के प्रमोटर के पास 55% स्टेक बच रहा है। ये एक्सेप्टेबल हो सकता है। देखिए यहां दिखाई दे रहा है प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ, फिर उसके बाद पोस्ट आईपीओ। उसी तरह ओएफएस में भी आपको ऐसा मेंशन किया हुआ दिखाई देगा। देखिए, अगर प्रमोटर की होल्डिंग पहले 65% थी और अब ओएफएस आने के बाद 55 है तो ये एक्सेप्टेबल हो सकता है। अगर प्रमोटर अपना कंट्रोल लूज कर रहा है या बहुत ही एग्रेसिवली वो अपना स्टेक ओएफएस के जरिए सेल कर रहा है तो ये कॉशन जरूरी है। आपको बहुत ज्यादा कॉशन लेना है, काळजी लेना है। अगर आप किसी भी कंपनी का ओएफएस चेक कर रहे हैं तो उस कंपनी का जो ओएफएस आएगा ना उसमें आप उस कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस करो। और ये बहुत लोग है ना इस वैल्यूएशन एनालिसिस को इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले उस कंपनी का ओएफएस को कंपेयर कीजिए करंट मार्केट प्राइस के साथ। देखिए, ओएफएस लाने के पहले कंपनी आईपीओ लाती है, यानी वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में पहले से लिस्टेड है। तो उस कंपनी की एक शेयर की मार्केट प्राइस देखिए, फिर उसके साथ ओएफएस का जो प्राइस है उसको कंपेयर करो, फिर उस कंपनी का हिस्टोरिकल वैल्यूएशन चेक कीजिए। रेशो देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशो, बुक वैल्यू रेशो और ईवी बाय इबिडा, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। देखिए, सिर्फ डिस्काउंट अट्रैक्टिव हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक चीप है। देखिए, वोडाफोन आइडिया आपने नाम सुना होगा, इसने ना ओएफएस लाया था
2024 में, और उसका प्राइस था 11 रुपए। लेकिन अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया का प्राइस अभी 8 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद आप जिस भी कंपनी का ओएफएस या आईपीओ एनालाइज करते हो, तो सबसे पहले उस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करो। देखिए, आईपीओ या ओएफएस हो, सबकी एनालिसिस करना सेम प्रोसेस होती है। यानी जब आप किसी भी कंपनी का आईपीओ अप्लाई करो या फिर ओएफएस अप्लाई करो या फिर एफपीओ अप्लाई करो, सबको एनालाइज करते समय फंडामेंटल एनालिसिस एक सिंपल प्रोसेस है, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी गुड है या फिर बैड है, या फिर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर वीक है। देखिए, जब आप ओएफएस का एनालाइज करते हो, तो सबसे पहले उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है ये देखिए कि कंपनी छोटे या फिर बड़े, यानी लार्ज कैप है या मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप है। उसके बाद देखिए उस कंपनी का स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। फिर उसके बाद देखो उस कंपनी का बुक वैल्यू माइनस में या फिर पॉजिटिव में है। उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है, यानी वो कंपनी डिविडेंड दे रही है या फिर नहीं दे रही है। उसके बाद देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो क्या होता है। फिर उसके बाद देखो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। फेस वैल्यू देखिए। फिर उसके बाद कंपनी के पास रिजर्व कितना है, कंपनी के पास अर्निंग पर शेयर कितना है कंपनी का, पेग रेशियो कितना है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कितनी है, इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितना है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितना है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लेटेस्ट क्वार्टर क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या चलता है उस इंडस्ट्री में, नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर क्या था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, करंट रेशियो क्या है, यानी कितने अच्छे से वो लोन अपना क्लियर कर सकते हैं, रिटर्न ऑन एसेट क्या है, फ्री कैश फ्लो कितना है, इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, नेटवर्थ कितनी है। ये सारी चीजें आपको देखना होगा। देखिए, आपको जिस भी कंपनी का ओएफएस एनालाइज करोगे, मान लीजिए आप वोडाफोन आइडिया का ओएफएस आ रहा है, तो आपने उसको एनालाइज किया और आपको पता चला कि अभी की सिचुएशन में वोडाफोन आइडिया का कुल कर्ज 2,10,000 करोड़ है। देखिए, ये है ना 2,10,000 करोड़ तीन हिस्सों में बांटा गया है। 1.3 लाख करोड़ सरकार का और बैंकों का 40 से 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, और जो किस्तें हैं यानी ईएमआई बोलते हैं ना कि अपन, वो 1.5 लाख करोड़ भरना है। इस पर वोडाफोन आइडिया, तो वोडाफोन आइडिया का जब ओएफएस आया था तो उस समय इसकी ये एक डेप्थ स्थिति थी। तो आपको पता होना चाहिए जिस भी कंपनी का आप एनालाइज कर रहे हो तो उस पर डेप्थ कितना है, और ज्यादा डेप्थ है तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, अगर लो डेप्थ है तो सर्वाइव कर सकती है, आपको पता होना चाहिए ना। फिर अच्छे से देखिए उस कंपनी का कैश फ्लो। अगर किसी भी कंपनी का वीक फंडामेंटल दिखाई दे रहा है और कंपनी के प्रमोटर की सेलिंग आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक बिग रेड फ्लैग होता है, यानी नेगेटिव साइन होता है। तो इस तरह के ओएफएस में आप अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। जब आप किसी भी कंपनी का ओएफएस चेक करते हो या फिर एनालाइज करते हो, तो सबसे पहले उस कंपनी के प्रमोटर की हिस्ट्री और गवर्नेंस चेक कीजिए। ये स्टेप एडवांस इन्वेस्टर फॉलो करते हैं, लेकिन जो बिगनर इन्वेस्टर है ना, इस सेक्शन को अवॉइड करते हैं। तो चेक कीजिए जो कंपनी का मालक यानी प्रमोटर है उसने पास पेजिंग किया क्या, यानी पिछले कुछ सालों पहले उसने अपनी हिस्सेदारी किसी के पास गिरवी रखी है क्या, चेक कीजिए। फिर उसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन चेक कीजिए। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है क्या उस कंपनी का, ये चेक कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर कंपनी का कॉर्पोरेट बहुत अच्छा है तो वो अच्छी से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही खराब है तो वो डिसीजन सही से ले नहीं पाएगी, जिस वजह से कंपनी डूब सकती है। अगर प्रमोटर पहले से ही अग्रेसिवली अपना स्टेक सेल किया है, या फिर उस कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो पूर है, तो वो एफएस आपने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको लॉस हो सकता है। देखिए, वोडाफोन आइडिया ने अपना ओएफएस लाया था 22 अप्रैल 2024 में और 11 रुपए के प्राइस पर। तो उस समय वोडाफोन आइडिया का प्रोमोटर होल्डिंग किस तरह से थी, या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से था। देखिए, वोडाफोन ग्रुप पीएलसी का 18.1% की हिस्सेदारी कम हुई। फिर उसके बाद आदित्य बिड़ला ग्रुप की 17.8 हिस्सेदारी कम हुई, और भारत सरकार की 33.1, और जो भी एफआई या डीआई होते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उनकी 31%। तो आपको देखना होगा कि जिस भी कंपनी का ओएफएस आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा अपनी होल्डिंग कौन सेल कर रहा है। देखिए,
उसके बाद चेक कीजिए मार्केट सेंटिमेंट एंड टाइमिंग। जब कोई कंपनी अपना ऑफर फॉर सेल ला रही है तो उस समय टाइमिंग भी बहुत कुछ बोलता है। अगर बुल मार्केट है तो बुल मार्केट में ओएफएस में वैल्यूएशन बहुत हाई होता है, जिस वजह से उस कंपनी में डिमांड होती है और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर या फिर बायर है उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिस वजह से आपको ऑफर फॉर सेल में प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर बियर मार्केट चल रहा है यानी मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है तो उस समय ओएफएस आता है तो वो ऑफर फॉर सेल प्रेशर में हो सकता है, जिस वजह से वो प्रेशर में सेल होगा और वो आपको लॉस दे सकता है। तो मार्केट ट्रेंड और सेक्टर का परफॉर्मेंस दोनों देखो, उसके बाद ही आप किसी भी कंपनी का ऑफर फॉर सेल में इन्वेस्ट करो या फिर अप्लाई करने की कोशिश करो। देखिए, सबसे लास्ट स्टेप आपको फॉलो करना है यूज ऑफ प्रोसीड इनडायरेक्टली। देखिए, याद रखना है जब कोई कंपनी अपना ओएफएस लाती है और ओएफएस के थ्रू जो भी कंपनी पैसा रेज करती है तो वो पैसा है ना कंपनी को बिल्कुल नहीं मिलता है। लेकिन अगर प्रमोटर डेट फ्री होता है तो कंपनी पे इनडायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ये आपको समझना चाहिए। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि ओएफएस क्या होता है और ओएफएस को किस तरह से एनालाइज किया जाता है और हमें ओएफएस में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर उस ओएफएस को कब इग्नोर करना चाहिए, ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इस कंपनी को फंड की जरूरत है और इस कंपनी को पब्लिक कंपनी बनना है, तो वो डिसीजन लेते हैं या फिर उस कंपनी के जो मालक है वो डिसीजन लेते हैं कि हमें स्टॉक एक्सचेंज पर यानी एनएससी और बीएससी या फिर दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना है। तो उन्हें फंड की जरूरत होती है, तो वो फंड है ना आईपीओ के थ्रू अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है और उस पैसे से वो कंपनी बिजनेस को एक्सपांड करती है। जब कंपनी का बिजनेस एक्सपांड होता है धीरे धीरे, लेकिन जो स्टार्टिंग में प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड, वेंचर कैपिटल या एंजल इन्वेस्टर या फिर गवर्नमेंट हो, अगर इस तरह के लोगों ने इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया लेकिन अब इनको प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए ये प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट या एंजल इन्वेस्टर या गवर्नमेंट ने इस कंपनी में 1 लाख इन्वेस्टमेंट किए थे, लेकिन 10 साल के बाद उस कंपनी का 100 करोड़ हो गया। अब 100 करोड़ के लिए उन्हें प्रॉफिट बुक करने के लिए वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो कंपनी हो सकती है ऑफर फॉर सेल लाए और ऑफर सेल के थ्रू ये प्राइवेट इक्विटी या फिर वेंचर कैपिटल या फिर गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर सकते हैं। तो जब कोई कंपनी अपना ओएफएस लाती है तो आप एनालाइज करते समय आपको देखना होगा कि वो कंपनी स्ट्रांग है और उस कंपनी के स्टेबल अर्निंग है, या फिर उसके बाद आप चेक कीजिए कि जो कंपनी का प्रमोटर है वो अपनी स्टेक कितने परसेंट से सेल कर रहा है। अगर 5% सेल कर रहा है तो ओके, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के लिए अगर वो सेल कर रहा है तो अच्छी बात है, और अगर इस तरह की सारी चीजें आपको दिखती है तो ओएफएस पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन अगर ओएफएस लाने वाली कंपनी वीक ग्रोथ है, हाई वैल्यूएशन है और उस कंपनी का प्रमोटर ही अपने शेयर सेल कर रहा है तो ये एक नेगेटिव साइन होता है या फिर हम कह सकते हैं कि एक रेड फ्लैग है। तो इस तरह के ओएफएस को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर ओएफएस में आपको पता चला कि वो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और उस कंपनी का स्टेबल अर्निंग है तो आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपके लिए कुछ स्पेशल टिप्स है। फर्स्ट, सिर्फ डिस्काउंट देखकर ओएफएस में बिल्कुल मत घुसो। फिर उसके बाद प्रमोटर स्टेक रिडक्शन ध्यान से देखो। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो। उसके बाद ओवर हाइप ओएफएस से बच के रहो। देखिए, बहुत सारे जो
इन्वेस्टर होते हैं ना, वो बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। अगर आप भी ये मिस्टेक करते हो तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिए। सबसे बड़ा मिस्टेक है डिस्काउंट ट्रैप, यानी डिस्काउंट देखकर ओएफएस को अप्लाई करते हो। प्रमोटर सेलिंग इग्नोर करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है इन्वेस्टर की। फिर उसके बाद फंडामेंटल स्किप करना, यानी बिना फंडामेंटल देखे ओएफएस को अप्लाई करते हैं या फिर किसी की टिप्स लेकर ओएफएस को अप्लाई करते हैं। आप शॉर्ट टर्म थिंकिंग रखते हो। आपने कभी भी किसी भी ओएफएस या फिर किसी भी तरह का आईपीओ हो या फिर किसी भी तरह का एफपीओ, उसमें फंडामेंटल एनालिसिस करो और आप हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचकर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि हमेशा जो भी लॉन्ग टर्म सोचकर इन्वेस्ट करते हैं और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कई गुना हो जाती है और आपकी भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो सकती है डबल, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके किसी भी ओएफएस या आईपीओ या फिर एफपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो।